नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीलेश कुमार। हम लोग इंडियन पॉलिटी के सब्जेक्ट पढ़ रहे थे एम लक्ष्मीकांत द्वारा जी के द्वारा जो लिखी गई हैं। आज से हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज़ादी के समय कैसे हमने अपने संविधान को बनाया, किन किन लोगों ने बनाया, कहाँ से क्या सोर्स थे, उन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके थॉरोली पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं समय को बिना बर्बाद किए हुए। डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या डिमांड क्यों हुआ, ये पढ़ते हैं। इट वाज इन 1934 दैट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम.एन. रॉय। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसके द्वारा दिया गया? एम.एन. रॉय जी के द्वारा। कब? 1934 को, जो कि पायनियर भी थे कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया का। in 1935 the Indian National Congress for the first time officially demanded a constituent assembly to frame the constitution of India। 1934 में एम.एन. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया पहली बार रखा। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी ऑफिशियली इसका डिमांड किया। इन 1938 जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ आई.एन.सी. डिक्लेयर्ड दैट the constitution of free India must be framed without outside interference by the Constituent Assembly elected on the basis of adult फ्रेंचाइजी। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन आज़ाद भारत का एक संविधान होना चाहिए जो कि बिना किसी बाहरी के हस्तक्षेप के बनने चाहिए। किसके बेसिस पे? इलेक्शन के बेसिस पे, और वो इलेक्शन अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे होने चाहिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, क्या लिखा है। द डिमांड, इधर देखेंगे। द डिमांड was finally accepted in principle by the British government in what is known as the August Offer of 1940। इस डिमांड को जो जवाहरलाल नेहरू ने आईएनसी के बिहार पे रखा था कि भारत के आज़ाद भारत का संविधान बनना चाहिए बिना किसी बाहरी के हस्तक्षेप के, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। किसमें? अगस्त ऑफर में 1940 के। इन 1942 सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, अ मेंबर ऑफ कैबिनेट, केम टू इंडिया विथ अ draft proposal of the British government on the framing of an Indian independent constitution to be adopted after the World War II। क्या बोल रहा है? डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अगस्त ऑफर 1940 के तहत। 1942 में सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, जो कि कैबिनेट के मेंबर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो भारत आए। किसके साथ? प्रपोजल बनाया उन्होंने कि कैसे एक आज़ाद भारत का आज़ाद संविधान बनेगा, लेकिन वो कब बनेगा? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। उसमें वर्ल्ड वॉर टू भी हो रहे थे। द क्रिप्स प्रपोजल वर रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग। जो स्टैफर्ड क्रिप्स द्वारा लाए गए 1942 में, उस प्रपोजल को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। विच वांटेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू 2 ऑटोनॉमस स्टेट विद 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि वो चाहता था कि भारत का विभाजन हो और 2 देश बने और 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने। फाइनली a cabinet mission was sent to India। फिर क्या आया? स्टैफर्ड क्रिप्स के बाद कैबिनेट मिशन आया। वाइल इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कैबिनेट मिशन ने रिजेक्ट किया 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का। इट पुट फॉर्थ द स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच मोर और लेस सेटिस्फाइड द मुस्लिम लीग। लेकिन उसने कैबिनेट मिशन ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस तरीके से बनाने की बात कही कि जिससे मुस्लिम लीग संतुष्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि क्या मिलावटें, क्या मिश्रण थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कौन कौन लोग शामिल थे, क्या क्या चीज़ें हुई, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लिखा है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फॉर्मुलेट हुआ, कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ और किसके अंडर हुआ? तो नवंबर 1946 में हुआ कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। फीचर्स क्या हैं कैबिनेट मिशन प्लान के? फीचर्स आइए देखते हैं। द फीचर्स ऑफ द स्कीम वर द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज टू बी 389। स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम हुआ तो उसमें कितने मेंबर थे? 389। ऑफ दीज 296 सीट्स वर टू बी अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया, 93 सीट्स टू द प्रिंसली स्टेट्स। 389 स्टैंड था टोटल, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया को दिए गए और 93 सीट प्रिंसली स्टेट्स को दिए गए। आउट ऑफ 296 सीट्स अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया, 292 मेंबर्स वर टू बी ड्रॉन फ्रॉम द 11 गवर्नर प्रोविंसेस। जो टोटल 389 थे, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया को दे दिए गए, 93
प्रिंसली स्टेट्स को, और 296 में से 292 कहाँ से हैं, जो 11 गवर्नर प्रोविंसेस थे, जो राज्य थे जहाँ पे गवर्नर थे, एंड 4 फ्रॉम द 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, 1 फ्रॉम ईच, और चार लोग कहाँ से आए, चीफ कमिश्नर प्रोविंस से। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स और ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन ईच केस ऑफ समाचार वर टू बी अलॉटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन। हर एक राज्य को और हर एक राजाओं महाराजाओं के शासन करने वाले राज्यों को सभी को सीट्स अलॉट किए गए बेस्ड ऑन उनके जनसंख्या के अकॉर्डिंग। रफली 1 सीट वॉज टू बी अलॉटेड फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन, 1 सीट अलॉट किया गया तो हर 10 लाख लोगों के लिए। तीसरा पॉइंट क्या है, सीट्स अलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वर टू बी डिवाइडेड अमंग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो भी सीट्स अलोकेट किए गए हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस को, एक ब्रिटिश प्रोविंसेस को, वो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटी के बीच डिवाइड होंगे, मुस्लिम, सिख एंड जनरल, ऑल एक्सेप्ट मुस्लिम एंड सिख। मुस्लिम और सिख, और जो बच जाएंगे बिना मुस्लिम बिना सिख के वो भी जनरल सीट में डिवाइडिंग इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। ठीक, चौथा पॉइंट क्या है, the representatives of each community were to be elected by members of that community in a provincial legislative assembly, and voting was to be done by the method of proportional representation by means of single transferable vote। तो जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे ईच कम्युनिटी के, वो किस बेसिस पे इलेक्ट किए जाएंगे, तो उसी कम्युनिटी के मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। ठीक, जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे सेलेक्ट करने के लिए। अब वोटिंग क्या होगा, बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जैसे कि आज के डेट में हम लोग 18 साल से ऊपर के जो होते हैं या 21 साल से जो नीचे के होते हैं, इन सभी जो लोग वोट डालते हैं तो उसको अडल्ट फ्रेंचाइजी या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ही बोला जाता है। पांचवा पॉइंट क्या है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। अब प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव या कह सकते हैं प्रस्तावक कौन बनेंगे, तो उसको क्या कौन तय करेगा, वो प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड होंगे, जो से राजा होंगे, वो नॉमिनेट करेंगे। इट इज़ थस क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी ए पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। क्या बोला गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूरे तरीके से ना ही इलेक्टेड थे ना ही पूरे तरीके से नॉमिनेटेड थे, वो पार्टली इलेक्टेड थे और पार्टली नॉमिनेटेड थे। मोर ओवर द मेंबर्स वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। लेकिन जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो इनडायरेक्टली चुने गए थे, किसके द्वारा, प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबरों द्वारा, हु देमसेल्फ वर इलेक्टेड एज ऑन लिमिटेड फ्रेंचाइजी। आइए फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, एक पैराग्राफ और है। द इलेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर 296 सीट्स अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस वर हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946। 296 सीटों की जो कि ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस के अंतर्गत आते थे, अलॉट किए गए थे 296 सीट, वो उसके चुनाव कब हैं, जुलाई अगस्त 1946 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती, 208 सीट्स। मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीते, और स्मॉल ग्रुप्स इंडिपेंडेंट गॉट द, जो निर्दलीय और भी छोटे मोटे पार्टियां थी, वो उन्हें 15 सीट मिला। हाउएवर 93 सीट्स अलॉटेड प्रिंसली स्टेट वर नॉट फिल्ड एज दे डिसाइडेड टू स्टे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। टोटल कितने सीट्स थे, 389, जिसमें से 296 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें से 208 कांग्रेस को मिलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 73 सीट मुस्लिम को और 15 सीट इंडिपेंडेंट्स को, और टोटल 93 सीट्स अलॉट किए जाते हैं प्रिंसली स्टेट्स को, जो कि चुनाव नहीं लड़ते हैं क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर रहना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एक पैराग्राफ और बच गया है। ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी, द असेंबली कंप्राइज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी। क्या बोला गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि एक खुद लोकतांत्रिक बेसिस पे नहीं चुना गया था जैसे अडल्ट फ्रेंचाइजी के, लेकिन असेंबली में हर एक सेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव थे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसीज हो, चाहे एंग्लो इंडियंस हो, चाहे इंडियन क्रिश्चियंस हो, एससीज, एसटीज, इंक्लूडिंग महिलाएं भी थी। तो असेंबली इंक्लूडेड ऑल इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ इंडिया एट दैट टाइम विद द एक्सेप्शन ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं थे, बाकी सभी लोग उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। तो आज का यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे हम फिर पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जय हिंद, जय भारत।